शुरू में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के कैसे सेशंस जा रहे हैं और असाइनमेंट्स वगैरह आपके हो रहे हैं। आपको क्या कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है या क्या कुछ उसमें आपको सीखने को मिल रहा है। तो हमारे पास 3-4 मिनट है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर ऑफिशियली हम टाइम मैनेजमेंट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी मिस महविश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक बात करनी थी कि आपने बताया था जिस तरीके से कि कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए असर्टिव और तरीके से, मतलब बात करना जिसमें मैनर्स हों, आपकी बात कन्वे भी हो जाए। तो एक सिचुएशन आई जिसके अंदर मैंने इसी तरीके से बात की और मतलब अपनी पूरे मैंने जो चीज़ किसी और के हाथ में है, लाइक कंट्रोल में है, तो मैंने एज़ अ रिक्वेस्ट उनसे ये तरीके से बात की कि भाई इसका ये जेन्युइन रीज़न है, मुझे ये चीज़ वापस चाहिए अपनी। तो उस पर जो है, जो अपोज़िट जो बंदा है या बंदी है, तो उसने ये कहा कि बड़े तरीके से, वरना हर बार मैं एक हंगामा करके और फिर अपनी चीज़ वापस ले लेती हूँ। बहरहाल इस बार मैंने कहा चलो ठीक है, कम्युनिकेशन का जो तरीका बताया गया ना, मैं उसी वजह से मैंने बात की और फिर रिज़ल्ट ये आया कि उन्होंने मुझे सिर्फ़ ये कहा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो और जो है ये चीज़ नहीं मिलेगी। बस मैंने कहा इसका रीज़न बता दें, क्या वजह है या क्यों ली गई है, ये चीज़ बता दीजिए। तो वो ना कोई उसका रिप्लाई मिला ना कुछ। फिर मैंने अपने रीज़न भी बताया कि मेरे पास सिर्फ़ ये एक ही ऑप्शन है और आप मुझसे ये भी ले रहे हैं। तो उस चीज़ के ऊपर भी लाइक कोई रिस्पॉन्स नहीं कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो बस। और उसके बाद मैंने कितनी भी उसको एक्सप्लेनेशन में या चीज़ें एक जो मैं करती थी या हंगामा एक मैं शोर करके और फिर चिल्ला के बात करती थी, तो वो कोई चीज़ मैंने अप्लाई नहीं की। तो सर मुझे तो ऐसा फ़ील हुआ कि लाइक एक हंगामा करके जो बात कर ली जाती है और उससे मैं अपनी चीज़ वापस ले लेती हूँ। जैसे एक बच्चा रोता है और शोर करता है और फिर चीज़ वापस ले लेता है, तो ये नहीं हुआ। ये क्या रीज़न हुआ और अब मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? अच्छा देखें, 2 चीज़ें होती हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं। हर चीज़ आपकी हर जगह तो अप्लाई हो नहीं सकती, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप बैंक्स में जाते हैं, आपका काम नहीं होता तो आप वहाँ पे शोर शराबा करते हैं, आपका काम हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सीधा मैनेजर के पास जाते हैं और उससे जाके आप कंप्लेन करते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। दूसरी चीज़ ये कि आप एक पिनिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आप चीज़ों को बार बार हिट करते हैं। जिस तरह से जिस आप कह सकते हैं, जैसे आप पहाड़ देखते हैं कि वहाँ पे रास्ते बने हुए होते हैं, वो पानी ने बनाया होता है उस रास्ते को। तो वो एक लहर से तो बनता नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब पानी आके टकराता है रोज़ रात में, और वो वहाँ पे आपको पता होगा सी लेवल बढ़ता है, तो जैसे ही वो पानी टकराता है अपना रास्ता बनाता है फिर वापस चला जाता है। कई टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको वो रास्ता बनाने में। तो ये बेसिकली इट वर्क्स लाइक दिस। अगरचे तो आप किसी भी सिचुएशन के अंदर सही रहते हुए चीज़ों को मैनेज करना चाह रही हैं और लोग भी आपके साथ रहें, सिचुएशन भी आपके साथ रहे, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा हौसला रख के आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगरचे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो, मैंने अपना काम करना है, तो आप वही वाली ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको बैंक में आपको बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बैंक में जाते हैं और कोई काम नहीं होता, लाइन में लगे हुए हैं, हमें देर हो रही है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, तो हमें कोई परवाह नहीं होती, हम कुछ भी करके अपना काम करके निकल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपकी अपनी एक रेपुटेशन होती है, आप वहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में खड़े होते हैं और आपको पता होता है कि मुझे इसी बैंक में बार बार आना है, वन टाइम का तो ये वो है नहीं, मैं जब भी आऊँगा मैं यहीं पे आऊँगा। तो यहाँ पे आपको फिर उस हिसाब से बिहेव करना पड़ता है ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी जब आएँ तो यहाँ पे आपका काम उस तरीके से हो जाए। तो ये बेसिकली बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। जैसे हमने शुरू में भी बहुत सारे स्किल्स पढ़े, तो हर स्किल हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते। जैसे बाउंड्री की हम बात कर रहे थे, तो अक्सर मेरे पास जो है वो डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे थे उनकी सदफ की तरफ से कि हमें यहाँ बाउंड्री लगाई, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। कुछ जगहों पे बाउंड्री लगानी चाहिए, लेकिन हमें लगानी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम नहीं लगा सकते ड्यू टू द सिचुएशन। उन सिचुएशंस को हमें देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और हमें सही वक्त का भी इंतज़ार करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम एक स्किल की ही बात करें और हम उसको अपनी पूरी सिचुएशन के सामने रखेंगे तो हम कभी भी उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, बात कैसे करनी है, सोचना कैसे है, यहाँ पे कौन सा इमोशन है, आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा, मुझे आगे फर्दर इस सिचुएशन में रहना है नहीं रहना, वो एक डिसीजन है। अगर नहीं रहना तो आपके पीछे बैकअप क्या है, अगर बैकअप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपने क्या सोचना है, उसकी पूरी प्लानिंग करनी है। तो बेसिकली जो भी आप सिचुएशन में हैं, सबसे पहले तो कोई भी किसी भी सिचुएशन में है
तो उसको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा सराउंडिंग्स में कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, उस हिसाब से ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जी, और कोई सवाल? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पड़ा है सर, मुझे ये पूछना था कि ना आपने पर्सनल बाउंड्रीज बताई थी, रिजिड, पोरस और हेल्दी। तो मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी कि ना जब मैं करने बैठी वही आप वाली बात कि हम जब पढ़ रहे होते हैं, आपसे सुन रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ना हाँ बहुत आसान है और सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन जिस वक्त असाइनमेंट मैं करने बैठी तो उस वक्त मुझे थोड़ा इशू हुआ कि इसमें मैं डिफरेंस नहीं कर पा रही थी इतना रिजिड और पोरस में, और हेल्दी भी थोड़ा तो कंफ्यूज हो आपने रही थी। LMS में जाके वीडियो दोबारा नहीं देखी थी? सर LMS मेरा खुला नहीं था, मैं दोबारा खोलने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने सदफ बाजी ने वो करवाया है, चेंज किया, मेरा पासवर्ड भी मुझे दिया, लेकिन वो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। मेरा आज का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, ये 2 दिन कोई जो है ना बात बहुत बिजी है। हाँ, द बेटर पॉइंट इज़ कि आप कोशिश करें आप सब LMS पे ज़रूर जाएं, वीडियोस को दोबारा देखें। LMS का असल में मकसद ही ये है ताकि आप इन लेक्चर्स को बार बार देख के जो है वो अपने जो भी क्यूरीज हैं आपकी वहाँ पे सॉल्व हो जाए। अच्छा, टाइम सर, मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। जी जी सर, एक चीज़ मैं बता दूँ। जी जी बोलिए। सर मैं बता दूँ एक चीज़, जो LMS में जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि मैं जब वीडियोस चलाती हूँ तो आवाज़ बहुत कम आती है। अच्छा, जब वही वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ ना तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर होती है और काफ़ी ऊंची आवाज़ होती है, लाइक मैं फ़ैन ऑन करके सुन सकती हूँ। लेकिन LMS में मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं बताना चाह रही थी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ उसको कि क्या इशू आ रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि वो लिंक बेस वहीं से है, वो एक ही वीडियो है जो सब जगह चल रही है। जी ठीक है। और सर उसमें जो दूसरी वाली वीडियो थी ना जिसमें आपने असाइनमेंट समझाई थी पोरस वाली, वो उसका एक ही पार्ट लगा हुआ था। तो हमें जब असाइनमेंट करनी थी ना तो उसमें वो जो आपने सारी चीज़ें डिटेल में जब बाद में समझाई थी असाइनमेंट के साथ, वो वाला पार्ट तो नहीं मिला था। मेरे ख्याल में तो उसमें अपलोड है, लेकिन मैं बोल देता हूँ उनको कि सर वो एक ही पार्ट है, क्योंकि एक आपने ही ब्रेक लिया था ना सर उसमें, उसके बाद आपने असाइनमेंट समझाई थी जी जी और उसमें हमने डिस्कस किया था पोरस वाला शायद। ठीक है, चलें उसको देख लेते हैं। अच्छा, बहरहाल अब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? अगर हम इसको जनरली देखें, हमें बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें पढ़ाया जाता है टाइम को मैनेज करें, और टाइम कैसे मैनेज होगा कि वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, वक्त पे खाएं, और जो है वो अपने काम जो है वो वक्त पे कंप्लीट करें एंड ऑल दैट। इसके पीछे एक थोड़ी सी साइंस है, आज हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको तो ज़ाहिर सीखेंगे ही, क्योंकि हम इस वक्त स्कूल में तो बैठे नहीं है कि टाइम को हम बेसिक ऑब्जेक्ट समझ के जो है वो पढ़ें। हम सबको पता है ऑलरेडी टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है। बहुत सी ट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है कि हम जो है वो शेड्यूल बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन उसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ रिसर्चेज़ हैं, कुछ केस स्टडीज़ हैं, उनको हम आज थोड़ा सा इन डेप्थ जाके समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस जो आती हैं वो हमें ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, किस तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और उससे क्या नुकसान होते हैं, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कैसे करना है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। अच्छा, टाइम जो है वो आजकल के दौर में क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से हम इसको ये देखेंगे कि उन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करते हुए हम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वर्किंग आवर्स इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव आवर्स। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है। अगर हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या हम अपने घर में 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, तो वो जो वर्किंग आवर्स हैं जिस दौरान हम काम करते हैं वो सारे के सारे वर्किंग आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स नहीं होते। उसमें कहीं हमारी एनर्जी डाउन होती है, कहीं हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, कहीं हमारा फोकस नहीं होता, कभी हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्रोडक्टिव आवर्स। अब प्रोडक्टिव आवर्स बेसिकली क्या होते हैं? वर्किंग आवर्स का मतलब उस वक्त जब आप काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब वो उस वक्त जो आप काम करेंगे उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा, उसको हम प्रोडक्टिव आवर्स कहते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, ठीक है, जैसे हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं और आपने उस असाइनमेंट के ऊपर 4 घंटे लगा दिए, लेकिन अब उस असाइनमेंट का जो टाइम आपने उसके ऊपर लगाया है, जब आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस 4 घंटे में से आधा घंटा जो था आपका फोकस का वो इतना अच्छा था कि उसी में आपके असाइनमेंट का जो बेसिक काम था वो कंप्लीट हुआ है, और आपके जो बाकी 3.5 घंटे थे वो आपके सिर्फ सोचने में और डिस्ट्रैक्शंस में और इधर उधर निकल गए कि वो क्या था, कैसे था,
फिर बीच में मैसेज आपका जो है वो आ गया, नोटिफिकेशन हो गई, घर की बेल बज गई, तो ये होता है। अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले अपने आप से हमने 2 सवाल करने हैं। सबसे पहला तो ये कि हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव, ठीक है, चाहे वो काम के लिए हो या स्टडी के लिए हो। अगर काम के लिए है तो वो घर के काम हो या वो आपके ऑफिस के या आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपके स्टडी आवर्स हैं वो, तो हमारे पास कितने घंटे हैं जो हमारे काम के लिए, हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव, ये आपने अपने एक पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद हम आ जाए, उसमें से आप वो सारा माइनस कर दें, सोने के लिए और खाने के लिए और ये सारा कुछ आप उसमें से माइनस कर दें। सिर्फ वर्किंग आवर्स आपने निकालने हैं कि मेरे पास काम करने के इतने आवर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सुबह उठते हैं और उसके बाद से लेके जब तक सोते हैं अपने सारे काम माइनस करके वर्किंग आवर्स निकाल लें, वो बहुत कम बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उन तमाम वर्किंग आवर्स में से कितने आवर्स हैं जो आपको लगता है आपके लिए एक्चुअली में प्रोडक्टिव है, ठीक है। अब वो प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हो सकते हैं, सबके लिए अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो सुबह 5-6 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे से लेके 7 से 8 बजे तक का जो टाइम है वो मेरा हाईली प्रोडक्टिव टाइम है। उसकी वजह ये है कि जब मैं उठता हूँ तो मेरे जहन में ये होता है कि आज मैंने कुछ अच्छा करना है, तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो शिफ्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, वो उठते हैं, एक नॉर्मल सा रूटीन बना हुआ है और उनके अंदर कुछ नया करने का नहीं होता, तो वो जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं वो उनके लिए प्रोडक्टिव नहीं होते। ये माइंडसेट का सारा खेल होता है। वो उठते हैं और वो एक नॉर्मल रूटीन होती है, जमाइयाँ लेते हैं, इधर बैठ जाते हैं, उधर बैठ जाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। जब आप अपने दिन की प्लानिंग करते हैं तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिव टाइम मॉर्निंग का ही होता है, अगर आप कुछ गोल्स सेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड्स अगेन कि सामने वाला शख्स क्या सोचता है, उसका माइंडसेट क्या है। हम अक्सर ऑफिस में जाते हैं तो मैंने अक्सर नोटिस किया है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन कोई काम ख़ास नहीं करते और बहुत स्लो मूव करते हैं, बहुत छोटे मोटे काम निपटा देते हैं, लेकिन आखिर के जो 2 घंटे होते हैं 3 से लेकर 5 बजे शाम के, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे दिन अपनी एनर्जी बचा रहे होते हैं, रिलैक्स रहते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, आखिर के 2 घंटे तक वो काम जमा करते रहते हैं अपने पास। ये कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं कि बाकी टाइम के अपनी एनर्जी को बचा रहे होते हैं, और इसका एक पूरा फार्मूला है, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, उसका पूरा एक चार्ट बना हुआ, और आखिर के 2 घंटे में जल्दी उस चीज़ों को निपटाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो शुरू का जो टाइम होता है उसमें वो कुछ और काम भी कर पाते हैं अपने, अगर उनको इजाज़त होती है ऑफिस की तरफ से तो, ठीक है। लेकिन ऐसा रोज़ नहीं होता, अमूमन ऐसा होता है। ये चीज़ मैंने ज़्यादातर बैंक्स में नोटिस की है, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादातर मैंने सेल्स कंपनीज़ में नोटिस की है कि आखिर के वक्त में वो जल्दी रिप्लाईज कर रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, उनसे डील कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं 5 बजे से पहले ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो आखिर का जो टाइम होता है उसमें उनके आगे के कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो उससे ये प्रूव होता है कि आपका जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं आपके मूड से, आपके एंथुसियाज्म, आपका आगे फ्यूचर आप किस तरह से उसको देख रहे हैं उससे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जिसको कंसिडर करते हैं। एक आपकी एनर्जी है, एक आपकी अटेंशन है, एक आपकी प्रायोरिटी है और एक आपकी हैबिट है। जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो ये सारी चीज़ें एक्टिव हुई भी होती हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अगर हम ये कहें कि हम बहुत इस वक्त प्रोडक्टिव हैं लेकिन आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो ये गलत बात, कोई अगर ऐसा कहता है तो झूठ बोलता है, ठीक है। इसीलिए वो अटेंटिव भी रहता है जब वो प्रोडक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन होती है उसकी उस प्रोजेक्ट के ऊपर, एनर्जी उसकी बहुत हाई होती है और सबसे बड़ी बात प्रायोरिटी उसकी होती है उसी काम को करने में कि मुझे ये काम करना ही है हर हाल में। तो जब भी आप प्रोडक्टिव होते हैं तो ये 4 चीज़ें आपके अंदर उस वक्त मौजूद होती हैं, या फिर वो आपकी एक हैबिट होती है, ठीक है। अब हैबिट में ये होता है कि आप ये काम करते चले आ रहे हैं,
तो ये आपकी हैबिट भी होती है, तो आप प्रोडक्टिव होते हैं उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक एसे लिखने के लिए दे दिया और ये आपकी कभी हैबिट ही नहीं, लिखना आपकी हैबिट ही नहीं रही थी, तो आप उसको प्रोडक्टिवली नहीं लिख सकते। आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, काफ़ी अटेंशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी वो हैबिट रही है कि आप रोज़ रात को सोते वक्त एक पेपर लिखते हैं, एक पेज लिखते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, आपकी हैबिट रही है, तो आप उसको बहुत अच्छा प्रोडक्टिवली लिखेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो जब भी आप प्रोडक्टिव होंगे, आप याद रखिएगा ये 4 चीज़ें आपके अंदर उस वक्त एक्टिव हुई हुई होंगी। आपकी अटेंशन बहुत अच्छी होगी, आपकी एनर्जी हाई लेवल पे होगी, वो आपकी प्रायोरिटी होगी, और या तो वो आपकी हैबिट होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वाई वी फील बिजी बट अकम्प्लिश लेस। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की हमने बात कर ली कि कब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका माइंडसेट क्या है, आपकी आदतें कैसी हैं। किसी की प्रोडक्टिविटी किस वक्त में जो है वो ज़्यादा होती है, किसी की किसी वक्त में ज़्यादा होती है, एज़ पर योर नेचर या माइंडसेट। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, फील बिज़ी करते हैं, लेकिन अकम्प्लिश जो होता है ना, वो चीज़ें उनकी बड़ी कम होती है। बहुत ज़्यादा जो टास्क उनके होते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे दिन बहुत काम किया है, लेकिन जब आखिर में वो पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च है, और उन्होंने ये कहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं, उनका जो एक बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिव टाइम का वो ज़ाया हो जाता है कुछ वजूहात की वजह से। उसमें सबसे पहली वजह जो थी वो थी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई काम करने बैठते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली आपके जहन में आइडियाज़ चेंज होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रेजेंटेशन बनाने बैठता हूँ क्लाइंट के लिए, और मैं कहता हूँ कि हम उनको ABC प्रोडक्ट देंगे। फिर मुझे ख्याल आता है नहीं, उसको हम ABC नहीं, हम उसको XYZ प्रोडक्ट जो है वो देंगे। तो हम कॉन्स्टेंटली अपने जहन को स्विच किए जा रहे हैं, हम अपने आइडियाज़ को स्विच किए जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हम उस काम को करने में बहुत डिले कर रहे होते हैं। अब इसका जो हल है वो क्या है? उसका हल ये है कि आपका रिसर्च जो है वीक है। प्रेजेंटेशन बनाने बैठ गया, लेकिन क्लाइंट के बारे में मैंने मालूम नहीं किया कि क्लाइंट को बेसिकली क्या चाहिए और वो किस पोजीशन पे इस वक्त बैठा है। मैं खुद ही अज्यूम किए जा रहा हूँ और ख़ुद ही मैं कॉन्टेक्स्ट को स्विच किए जा रहा हूँ कि नहीं ये दूंगा मैं उसको, नहीं मैं उसको ये प्रेजेंट करूँगा, मैं उसको वो प्रेजेंट करूँगा। उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप पहले क्लाइंट से बात कर लें। क्लाइंट की वेबसाइट बनी है, वहाँ चले जाएँ, उसको देख लें, उसको समझ लें, और उसके बाद फिर जब आप कॉन्सेप्ट लेके पेपर पे बैठेंगे तो फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा इस क्लाइंट को ये चाहिए, और उसके बाद उसी को सामने रखते हुए आप सारे काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया। दूसरा आता है इंटरप्शंस और नोटिफिकेशंस। इंटरप्शंस यानी आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके कलीग आपको इंटरप्ट करता है, वो आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो अचानक से कोई बात कर लेता है, कोई सवाल पूछ लेता है, आपसे कोई चीज़ मांग लेता है, चार्जर मांग लेता है। अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप कोई काम कर रहे हैं, ख़ास बेल बज जाती है, कोई आ जाता है, ठीक है, आपके बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, वॉटएवर कोई भी काम हो सकता है, वो इंटरप्शंस कराती हैं। नोटिफिकेशंस यानी आपका मोबाइल, ईमेल्स बज रही हैं, व्हाट्सएप आ रहा है, ये नोटिफिकेशंस। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीटास्किंग, जो है इट्स द बिगेस्ट किलर ऑफ द प्रोडक्टिविटी। अक्सर हम समझते हैं कि हम मल्टीटास्क करके बहुत सारे काम कर लेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मल्टीटास्किंग की वजह से ज़्यादा काम तो हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती। आप वो काम तो मल्टीटास्किंग से बहुत आसान से कर सकते हैं जिसको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लोगों को ईमेल करनी है तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप एक साथ सबको ईमेल कर सकते हैं बैठ के, ठीक है, आप समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10 लोगों के साथ मीटिंग करनी है तो आप एक ही कमरे में सबको बिठा के एक साथ मीटिंग नहीं कर सकते। तो मल्टीटास्किंग जो है वो बाज़ औक़ात आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसी तरह से और भी कोई टास्क हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, बीइंग ऑलवेज अवेलेबल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। क्या आपने सबके साथ हामी भर ली और उसके बाद आप सबके साथ इन्वॉल्व भी हुए हैं, अपना भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और दूसरे की भी हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ वे। आप पहले अपना काम कर लें, फिर उनकी मदद कर दें, या आप उनकी मदद कर दें फिर अपना काम कर लें। उसके बाद आते हैं लो और नो एनर्जी। ये बहुत ही डेफिनेट सी चीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एनर्जी लो है, रात को देर से सोए हैं, तो डेफिनेटली आप सुबह भी लो एनर्जी के साथ उठेंगे और उसके बाद आप जो है वो
चीज़ों का अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। फिर आता है डेडिकेशन और पॉजिटिविटी। डेडिकेशन तो डेफिनेटली है कि आपने ये करना ही करना है इस टास्क को, ये आपकी डेडिकेशन कहलाती है कि नहीं ये मैंने आज करके ही उठना है। प्लस उसके साथ पॉजिटिविटी का भी होना ज़रूरी है। आपके जहन में एक चीज़ आती है कि यार ये मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, पता नहीं बॉस को समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना चाहिए कि ये मैंने बना लिया है, दैट दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है, विदाउट एनी एरोगेंस कि नहीं दिस इज़ द बेस्ट, मैंने अपना 100% दिया है और बॉस को ये लाजमी पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो ये पॉजिटिविटी जो होती है ना, आपके मूड को बहुत अच्छा करती है। जब आपका मूड अच्छा होता है ना, तो आप डेडिकेशन के साथ उसके ऊपर फोकस्ड होकर काम करते हैं। जब आपकी पॉजिटिविटी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका फोकस नहीं बन पाएगा, आपका फोकस कहीं और चला जाएगा कि अगर बॉस ने रिजेक्ट किया तो क्या होगा। इसी तरह से सेल्फ डाउट है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल, कि आप सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं कि यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेल्फ अजम्पशंस पे आप आ जाते हैं कि अगर ये वर्स्ट हो गया तो क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने कामों को जो है सही तरीके से अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते या काम ही नहीं कर पाते। अच्छा, इस रिसर्च को करने के बाद जो एक फैक्ट सामने आया था वो ये था कि जब भी आप कोई काम फोकस से कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कर रहे हैं और कोई इंटरप्शन हो गई, किसी भी तरह की इंटरप्शन जो यहाँ पे लेफ़्ट में हमने अभी पढ़ी, ठीक है, किसी भी तरह की इंटरप्शन, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल यानी कोई दरवाज़ा खोल के आ गया, बेल बज गई, मोबाइल बज गया, ईमेल आ गई, नोटिफिकेशन आ गई, एक्सटर्नल इंटरप्शन है। इनर इंटरप्शन आपके जहन में कि ये पॉजिटिव है, नहीं है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डाउट में आ जाते हैं, वो इंटरनल इंटरप्शन। तो जिस तरह की भी इंटरप्शन होती है उसके बाद आप वापस फोकस पे आने में आपको 20 मिनट लगते हैं, और उन 20 मिनट में अगर आप बिल्कुल ही डाइवर्ट हो गए तो फिर वो काम आपका तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो कोशिश हमें ये करनी है कि इन तमाम चीज़ों से हमें बचना है और इन तमाम इंटरप्शंस को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपका असाइनमेंट भी नहीं है, ठीक है, और ना आपको ये सबमिट करना है, आपने ये खुद ही अपने लिए करना है, ठीक है। एक्टिविटी छोटी सी ये है कि आपकी जो डेली की जो 3 टॉप डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपने लिखनी है, अपने लिए लिखनी है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको डेली बेस पे क्या कर रही है, इंटरप्ट कर रही है, आपका फोकस ख़त्म कर रही है। तो सबसे पहले तो आप ये नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोलीग्स हैं, फैमिली इंटरप्शंस हैं, ईमेल्स हैं, ये एग्जांपल है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। तो बस आपने वो 3 चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने उसके आगे ये मेंशन करना है कि ये इंटरप्शंस मुझे किस हद तक तंग करती हैं और इन इंटरप्शंस से मुझे क्या नुकसान होता है और इन इंटरप्शंस को मैं कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, बहुत पुरानी बात है, जब मैं इंटरप्ट होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट से होता था। हमारा बेसिक काम तो इंटरनेट ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT। होता ये था कि हम नेट पे कुछ सर्च करते थे कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसका ये सोल्यूशन है, तो जैसे ही हम किसी वेबसाइट पे जाते थे तो उस पर एडवर्टीज़मेंट्स आती थी, पॉपअप्स, एड्स आते थे। वो एड्स इतने ही कोई इंगेजिंग होते थे कि हम वहाँ डाइवर्ट हो जाते थे और 1 घंटा हम उसी आर्टिकल में जो है वो फंस जाते थे कि उसके अंदर ये आर्टिकल है, उसमें ये लिखा हुआ है, फिर उसमें एग्जांपल्स हैं, उसके नीचे एक और लिंक दे दिया, फिर उस पर चले गए तो तीसरी वेबसाइट पे पहुंच गए। तो ये एक इंटरप्शन हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ नेट पे सर्च करते थे अपने प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, अपने क्लाइंट से रेलिवेंट, तो ऐसे आर्टिकल्स वगैरह आ जाते थे इंटरेस्टिंग किस्म के, तो हम दूसरी वेबसाइट्स पे चले जाते थे। उसका जो हल हमने निकाला अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ को ये सब देखना पड़ता था, ज़ाहिर उनके सामने लैपटॉप्स थे, कंप्यूटर्स थे, तो हमने देखा कि इनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी नीचे जा रही है। तो हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर आता है एड ब्लॉकर्स, किसी भी किस्म का ऐड होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी वेबसाइट खुलने से पहले ऐड ब्लॉक्स होंगे, उसके बाद वेबसाइट खुलेगी तो वो ऐड हमारे एम्प्लॉय को दिखेगा ही नहीं, तो उसको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दिखेगी। मैं आपको 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि यार ये हमारा जो एम्प्लॉय है बैठा हुआ है, एक प्रोजेक्ट पे काम कंप्लीट करके 4 दिन के अंदर देना है और इसको 6 दिन हो गए। तो फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये क्या करते हैं, ये लैपटॉप पे बैठते हैं, 6 घंटे ऑफिस में होते हैं, उसके बाद ये 2 घंटे का भी काम नहीं कर पाते। तो उनकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था।
तो इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि आप जो भी काम करते हैं दिन में, उसमें से 3 ऐसे टॉप बड़ी डिस्ट्रैक्शंस आपने निकालनी है, और एग्जांपल मैंने नीचे दे दिया, इट कुड बी एनीथिंग, और उसके बाद आपने उसके आगे लिखना है कि ये किस हद तक आपको डिस्टर्ब करते हैं आपके काम में, और आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, हमने उसको इस तरह से जो है वो सॉल्व किया, अपने लिए भी और अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी, और उससे हमारे बिज़नेस में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया और बहुत जल्दी हमें उसका रिज़ल्ट मिला। अच्छा, अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, और इसमें आप में से तकरीबन सारे ही लोगों को पता होगा 80-20 रूल के बारे में। जिनको पता है वो थम्स अप दे दीजिए। आप किसी को भी नहीं पता? देखिए, टाइम मैनेजमेंट फार्मूला, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल टू फोकस, एनर्जी एंड टाइम। प्रोडक्टिविटी के लिए आपके पास फोकस, एनर्जी एंड टाइम। पिछला जो फार्मूला था वो डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट डिफरेंट थी। हम टाइम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, मैनेज करने की, ठीक है, तो जब उसमें अंदर हम प्रोडक्टिविटी लाते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, कंसिडर करते हैं। फोकस आपका अच्छा होना चाहिए, एनर्जी आपकी पूरी होनी चाहिए, और आपके पास एम्पल टाइम होना चाहिए उस प्रोडक्ट को, उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास फोकस बहुत अच्छा है, एनर्जी बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, और आपके पास वक्त नहीं है, तो आप प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते। आप काम, टाइम ही नहीं है आपके पास। अगर आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है, अच्छा एम्पल टाइम है, एनर्जी बड़ी अच्छी है, फोकस ही नहीं बन पा रहा आपका, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो भी आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। फोकस बड़ा अच्छा है आपका, आपको पता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है ये काम, और आपके पास वक्त भी है, लेकिन आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है, आप थके हुए हैं, सर में दर्द, तो फिर ना उस फोकस का कोई काम है, ना टाइम का कोई काम है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए इन 3 चीज़ों का होना उस वक्त बहुत ज़रूरी है जब आप राइट नाउ उस काम को कर रहे हो, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे एक शख्स है जिसके पास 10 घंटे हैं, ठीक है, और उसका फोकस जो है वो बहुत कम है या एनर्जी कम है, ठीक है, और एक दूसरा शख्स है जिसके पास सिर्फ 4 घंटे हैं लेकिन बड़ा फोकस्ड है और एनर्जी है, वो काम उसको कंप्लीट कर लेगा। लेकिन वो शख्स जिसके पास 10 घंटे हैं वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली एक एग्जांपल है कि अगर इसमें से कोई सी भी एक चीज़ कम ज़्यादा होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक मार्क आ सकता है। अब इसमें एक पेरेटो प्रिंसिपल है जिसको 80-20 रूल हम कहते हैं। इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आप 20% मेहनत करते हैं और 80% रिजल्ट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, बहुत ही छोटी नॉर्मल सी एग्जांपल है कि एक साइट एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, साइट एरिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, 10 मंजिल है और वहाँ पर सीमेंट की बोरियाँ हैं 500, वो ऊपर पहुँचानी है, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट आपको मिल गया, अब आप वो बोरियां ऊपर कैसे पहुंचाएंगे? आप में से कोई जवाब दें मुझे। एनीवन? सर जितनी ज़रूरी है पहले वो पहुंचवा दें। ठीक है, नहीं सारी पहुंचानी है। एक बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स हैं, ठीक है, टॉप 10 फ्लोर पे 500 बोरियां हैं सीमेंट की, वो ऊपर पहुंचानी है। अब यहाँ 80-20 रूल कैसे काम करेगा? सर वो एक मशीन आती है ना, मशीन भी इंस्टॉल हो सकती है, उसके थ्रू भी जाता है, या तो लेबर भी हायर कर सकते हैं। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे यहाँ पे पहुँची। देखें, पहले वक्त में यही होता था कि 80% मेहनत की जाती थी और 20% रिज़ल्ट आता था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 10 लोगों को हायर कर लेता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप ये 500 बोरियाँ ऊपर पहुँचाएँ। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि वो 10 लोग जो होंगे मुझसे एक्स्ट्रा सैलरी लेंगे, यानी वो 10 लोग मेरे ऊपर एक बर्डन होंगे कि मैं उनको वो पैसे दे रहा हूँ। तो मुझे जो ठेका मिल गया, मुझे जो प्रोजेक्ट मिल गया, वो बोरी ऊपर पहुँचाने का, उसमें से एक बड़ा हिस्सा मुझे उन 10 लोगों को देना पड़ेगा। दूसरा ये होगा कि जो काम वो करेंगे उसमें उनको बहुत टाइम लगेगा। वो नीचे से लेंगे, सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, उसको वहाँ पे पहुँचाएंगे, उसके बाद फिर वापस नीचे आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर उनको बीच में ब्रेक भी चाहिए, फिर उनको खाना भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए। यानी वो 80% मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं लोगों को भी हायर कर रहा हूँ, मैं उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और बाद में जो मेरा प्रॉफिट बचेगा वो 20% बचेगा।
लेकिन द बेटर पॉइंट इज़ दैट कि कोई मशीन लिफ्टर होती है, मैं वो ला के इंस्टॉल कर दूँगा और उसमें थोड़ा सा मुझे पेट्रोल या डीजल डालना है और एक वक्त में मैं उसमें 10 या 20 बोरियाँ रखूँगा और मैं उसका एक बटन दबाऊँगा, वो ऊपर 10वीं मंजिल तक पहुँच जाएगी और वहाँ पे सिर्फ एक बंदा खड़ा होगा जो उसको अनलोड कर रहा होगा। वो खाली लिफ्टर नीचे आएगा और नीचे जो खड़ा होगा वो सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ होगा और वो उसको लोड कर रहा होगा। जो काम पूरे 7 घंटे में होना था वो 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाएगा और जो मेरी कॉस्ट है वो कम आ गई, यानी मैंने 20% मेहनत की है और मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो 80% हो गया। इसी तरीके से हम बाकी और भी चीज़ों में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम 20% काम करके 80% रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है जो कि सक्सेसफुली किया जा रहा है उसमें ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। जितने भी बड़े लोग हैं, कारोबारी लोग हैं और सक्सेसफुल लोग हैं, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। 20% पे काम करते हैं, 80% को छोड़ देते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं 5-5 हज़ार रुपये वाली वेबसाइट्स बनाने बैठ जाऊँ तो मेरे पास ढेर लग जाएगा, मेरे पास 200 लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब वो 200 लोगों की जब मैं वेबसाइट बनाऊँगा तो मुझे कम से कम 50 डेवलपर्स चाहिए और फिर उस हिसाब से मुझे 2 से 3 महीने चाहिए। लेकिन मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लूँ जो कि 1 लाख रुपए का हो, 5,000 का ना हो, 1 लाख रुपए का हो और मैं खुद और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 लड़के और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। कॉस्ट कम होगी, मेहनत कम होगी, वक्त कम लगेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अब इसको आप हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, हमारे पास एक पूरी बुक है, ठीक है, उसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं, हम उसको समराइज़ करके अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। अभी के दौर की बात कर रहा हूँ, पिछली चीज़ें जो गई वो तो गई। अब आप पूरा चैप्टर लें, उसको कॉपी करें, उसको चैट जीपीटी को दें, वो आपको समराइज़ करके देगा, आपको पॉइंटर्स निकाल के देगा, वो उसको डेटा, वो वाला डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपको देगा, जिससे आप जल्दी उसको लर्न कर पाएंगे। तो आप कम वक्त में ज़्यादा लर्न कर पाएंगे और उसके बाद आप टू द पॉइंट चीज़ों को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हाउ 80-20 रूल वर्क्स। ठीक, अच्छा, अब इसमें आप इसको देख सकते हैं कि भाई ये जो 20% है ये आपको क्या बेनिफिट दे रहा है। इनकम अच्छी कर रहा है, ग्रेड्स अच्छे कर रहा है, बिजनेस रिजल्ट अच्छे कर रहा है, या फिर आपका जो करियर ग्रोथ है वो आगे बेहतर कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो बेसिक टारगेट है वो क्या है, जो आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं इससे वो क्या है। जी सर, ये फॉर्मूला तो सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा कि जो स्मार्ट लोग होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। लाइक हर कोई तो हर चीज़ नहीं कर पाता ना इतनी स्मार्टली। हाँ, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह। हम इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हम इसको कर पाएंगे। मैं 15 साल पहले अगर बताऊं तो मुझे तो इसके बारे में पता ही कुछ नहीं था, तो मैं करता कैसे? तो मुझे पता चला, मैंने प्रैक्टिस की। हाँ, अब हम कर रहे हैं। वेबसाइट और प्रोजेक्ट की बात की आपने, तो वहाँ पे भी एक आपका एक्सपीरियंस है, तब जाके आप एक बड़ा प्रोजेक्ट को कर पा रहे हैं। लेकिन जो अभी स्टार्टिंग होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो तो स्टार्टिंग में यही कर रहे होते हैं कि वो 1 बाय 1 ही काम करते हैं और फिर वो ये रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते। देखें, बड़े छोटे प्रोजेक्ट से मुराद इसमें उसकी वो नहीं है कि वो कितना मुश्किल है, ये कितना आसान है। बड़े छोटे प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि एक वेबसाइट है जिसमें 10 पेजेस बनाने हैं और एक वेबसाइट है जिस पे जो है 20-25 पेजेस बनाने, 50 पेजेस बनाने, तो उसकी बात हो रही है। 20 पेजेस वाली जो वेबसाइट होगी वो महंगी बनेगी, 5 पेजेस वाली वेबसाइट होगी वो सस्ती बनेगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि उसमें फिर काम भी तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब वेबसाइट के पेजेस ज़्यादा का फर्क है। लेकिन जब पेजेस पे काम करते हैं ना तो टेम्पलेट एक होता है, वो कॉपी पेस्ट होता रहता है। वेबसाइट का हर पेज डिफरेंट तो नहीं दिखता ना, इसको अब आप सोचें। तो वो वेबसाइट टेम्पलेट तो एक ही दफ़ा बना, लेकिन पेजेस ज़्यादा थे, सिर्फ कंटेंट चेंज हुआ। तो इसको अगर इस सेंस में देखेंगे तो इट वर्क्स। अच्छा, इट वेरी सिचुएशन टू सिचुएशन एज वेल। ठीक है, जब आप अपनी सिचुएशन में आएंगे ना, जब आप असाइनमेंट करेंगे तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास एक लॉ आता है, पार्किंसंस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और आपको जब मैं ये समझाऊंगा तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि पहले सेशन से अब तक मैं इस लॉ को इम्प्लीमेंट करता आ रहा हूँ इस पूरे सेशन में। ठीक है, अब पार्किंसंस लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आपके पास 30 दिन है तो कोई भी काम करने के लिए 30 दिन लगेंगे। अगर आपके पास 3 दिन है
तो वही काम करने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे। ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आपको इसका जो मकसद है वो समझ में आएगा। अच्छा जी, ये जो ऊपर की साइड पे जा रहा है ना, ये आपकी एफर्ट्स हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ ऊपर को उठ रहा है ये आपकी एफर्ट्स हैं, आपकी एफर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं। और ये जो राइट साइड पे मूव कर रहा है, ये जो कॉलम चौड़ा होता जा रहा है राइट साइड पे, ये आपका वक्त है। ठीक है, यानी पहले कॉलम में आपके पास 2 घंटे हैं, दूसरे कॉलम में आपके पास 3 घंटे हैं और तीसरे कॉलम पे आपके पास 8 घंटे हैं। अगर आप कोई काम करने बैठते हैं तो आपको कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पास 5 घंटे हैं, ये काम आपने करना है। तो वो काम आखिरी ही पहर में कंप्लीट होता है, 5 घंटे में ही कंप्लीट होगा। ये एक क्या कहते हैं रिसर्च है और इसके ऊपर ये पूरा एक लॉ है। ठीक है, जब भी आप इसको करेंगे, आपको जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ समझ में आएगी। अब आप ये देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम हो रहा है यूनिवर्सिटी में और वो बैठे होते हैं आखिरी वक्त तक भी लिख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं जो पहले ही करके उड़ जाते हैं। वो तो आप समझ लें टॉप स्कोरर्स होते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं जिसमें ओवरऑल सारे लोग आते हैं। यूनिक लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि आपको 1 घंटा पढ़ाया जाता है, आप लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा है। आप किसी और सेशंस में चले जाएं, 2 घंटे 3 घंटे के सेशंस होते हैं, आपका वो फोकस नहीं रहेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मैं अपनी भी अगर बात करूँ, जो लंबे कोर्सेज होते हैं या लंबे सेशंस होते हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। लेकिन जब शॉर्ट सेशन होगा और उसी के अंदर आपको इतना कंटेंट दे दिया जाएगा, एफर्ट्स तो आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, आपका जहन बहुत ज़्यादा काम करेगा कि ये भी है, क्या याद रखूँ क्या। उससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप कम वक्त में ज़्यादा सोच सकते हैं, कम वक्त में ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, कम वक्त में आप ज़्यादा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका वक्त बच जाएगा। ठीक है, जो आपकी एफर्ट्स बढ़ रही हैं तो आपका वक्त भी कम हो रहा है। अगर आपके पास, आप चाहते हैं भाई आप एक कंफर्ट जोन में आराम से काम करें, तो फिर आपके पास वक्त भी बहुत सारा होना चाहिए। तो अगर आपके पास बहुत वक्त है, आप स्टूडेंट हैं, तो चलें ठीक है, लेकिन तब भी मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अभी वक्त बचा लोगे तो आगे की ज़िंदगी में काम आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो लॉ काम करता है वो एफर्ट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर वक्त बचाना है तो एफर्ट्स बढ़ा दो, और अगर एफर्ट्स ज़्यादा नहीं करनी तो अपना वक्त ज़ाया कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उसको भी इसी रूट को फॉलो करते हुए दिए जाते हैं। आपकी एफर्ट ज़्यादा लगती है, आपका वक्त कम होता है। आखिर में मैंने जब देखा कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको अपने ऊपर आप हावी कर रहे हैं, तो मैंने फिर 1-2 दिन इसके बढ़ाए ताकि आप जो है वो स्ट्रेस से निकलें। पता चला आपने बस कुछ भी उठा के कॉपी पेस्ट करके मुझे दे दिया, और इस चक्कर में कि भाई असाइनमेंट तो कंप्लीट हो लेकिन आपके पढ़ने का मकसद पूरा ना हो। तो जब वो चीज़ मैंने फ़ील की तो फिर टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया गया। लेकिन जो पूरा सेशन आपका प्लान किया गया है बूट कैंप, वो इस एक लॉ के इर्द गिर्द घूमता है ताकि आपकी एफर्ट ज़्यादा हो। देखिए, जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें हमें मैस्ट्री करनी चाहिए, जिसमें हमें जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी एफर्ट्स मैक्सिमम करें, टाइम को शॉर्ट कर दें। ये फौरी तौर पे नहीं होगा कि मैं आपको अभी बता रहा हूं और आप कल से शुरू कर दें। आपको वक्त लगेगा। कैसे लगेगा? एक काम जो 10 घंटे में हो सकता है, आप उसको 9.5 घंटे में करें। ऐसा नहीं करें कि आप उसको 1 घंटे में करने की कोशिश करें, नहीं हो सकता। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं हो सकता। और अगर वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता तो ये तो बात ही कुछ और है। मतलब 1 घंटे की वीडियो आप आधे घंटे में नहीं देख सकते। तो ये भी आपने देखना है ना कि अब आपने कोई चीज़, चिकन जो है वो पकाने के लिए रख दिया है और आप चूल्हे पे रख के बंद करें और बोलें सर ने ये ट्रिक बताई थी तो ये 5 मिनट में गल जाएगा, तो नहीं है। जिस चीज़ में जितना टाइम लगना है वो लगना है, उस चीज़ को आप इसमें कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जब इसके ऊपर काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर आप महारत हासिल करेंगे। तो मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि अगर कोई काम 10 घंटे में हो रहा है तो आप वहाँ पे एक टाइमर लगाएं कि मुझे 9.5 घंटे में करना है। आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम को आप पीछे करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक ट्रिक होती है, जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते
वो उठते हैं 10 बजे 11 बजे और उनको उठना है सुबह 6 बजे, उठना चाहिए या वो उठना चाहते हैं या लोग कहते हैं भाई जल्दी उठा करो ताकि तुम काम जल्दी किया करो और तुम्हारे अंदर एनर्जी रहे। तो लोग अक्सर एकदम रात को जोश आता है कल से तो 6 बजे उठना ही उठना है और 6 बजे का अलार्म लगा देते हैं। एक दिन उठ जाते हैं, 2 दिन उठ जाते हैं, उसके बाद फिर वही रूटीन हो जाता है। तो वी हैव टू क्रिएट द हैबिट क्रिएट करने के लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होता है। आप 10 बजे उठते हैं, आप 9 बजे का अलार्म लगाना शुरू कर दें। 1 घंटे पहले उठेंगे, आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, ठीक है, आपकी एफर्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर आप अपने वक्त को जो है वो थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, फिर आप और आहिस्ता 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 पीछे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर उसके ऊपर हम ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। तो मैंने वही बताया आपको कि कहीं पे आपका कोई फार्मूला काम करता है, कहीं पे नहीं करता। ज़बरदस्ती हर चीज़ हर जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। जिस तरह से लास्टली हम लोग बाउंड्री सेट करने की बात कर रहे थे, तो हम हर एक लम्हे बाद बाउंड्री सेट कर रहे थे। मतलब किसी को कहा पानी पिला दो, उसने नहीं पिलाया, आपने बाउंड्री सेट कर दी, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मतलब जहाँ होनी चाहिए वहीं वो चीज़ होनी चाहिए, तो वो अच्छी लगती है। अब आप नाक निकाल के माथे पे रख लेंगे तो बुरी लगेगी, ठीक है ना। तो कहीं पे कंट्रोल करना है, कहीं पे चीज़ों को मैनेज करना है, और हमारी सिक्स सेंस और हमारा जो नॉलेज है, सेल्फ अवेयरनेस है, वो इतनी होनी चाहिए कि हमें पता होगा कि ये फार्मूला किस जगह पे अप्लाई हो सकता है और कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, और अगर अप्लाई हो सकता है तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से अप्लाई करना है, यानी कितनी शिद्दत से अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अगर हम सुबह उठने वाले रूटीन पे बात करते हैं तो क्या होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पीछे करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आपकी कैपेसिटी पे भी बात होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1-1 घंटा नहीं, मैं 2-2 3-3 घंटा करके इसको पीछे कर सकता हूँ, तो फिर आप कर लें आराम से, ठीक है। आप 10 बजे उठते हैं, आप 9 का ना लगाएं, आप 7 का या 8 का लगा लें। उसके बाद फिर आप 1 हफ्ते तक इसी रूटीन पे चलें, उसके बाद फिर आप 6 बजे का लगा लें। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी एज वेल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके असाइनमेंट्स मैंने दिए, इस तरह से आपको 1 घंटे के लेक्चर दिया, उसके बाद आपको वीडियोस दी, एलएमएस दिया, सब कुछ दिया, उसको मैंने इसमें इस तरह से डिवाइड किया कि आपका वक्त कम लगे, एफ़र्ट ज़्यादा लगे। वक्त कहाँ कम लगे, पढ़ने में आपका वक्त कम लगे, एफ़र्ट्स आपकी कहाँ लगे, असाइनमेंट में ज़्यादा लगे। कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, अब जब आप असाइनमेंट करने बैठे तो आप उसको रिकॉल कर रहे हैं, क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था। ग्रुप में भी आप आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, एक दूसरे को पर्सनली भी बात कर रहे होंगे, फिर एलएमएस में जाके वीडियोस भी देख रहे होंगे। आपकी एफ़र्ट्स बढ़ रही है। जब आपकी एफ़र्ट्स बढ़ रही है तो आपके जहन में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बैठ रही हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस फार्मूला वर्क्स। अब इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, अब आप रात में बैठ के सोचिएगा पेपर पेन लेके कि आप इस फार्मूले को कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? थम्स अप दे के बता दीजिएगा सही से समझ में आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। पार्किंसंस लॉ हमने पढ़ लिया है। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, आपको पता है? अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे ना। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है कि यार इसको कल करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत सी वजूहात होती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की एक वजह ये होती है कि आपको वो काम मुश्किल लग रहा होता है, तो आप उसको अधूरा छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की एक वजह ये होती है कि वो काम आपके मुताबिक नहीं होता, या वो आपके लायक काम नहीं होता, वो आपसे हो नहीं रहा होता, या आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन की और कोई एक वजह और बता दें आप में से कोई, जो सबसे मेजर है। सर लगता है कि नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो पहले जमा कर लूं या मैं इस पे रिसर्च कर लूं। काफ़ी करीब आ गई, काफ़ी आप करीब आ गई। परफेक्शनिज्म, आप काफ़ी करीब आ गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये हर बंदे का प्रॉब्लम है, यार ये अभी मेरे मुताबिक नहीं हुआ, यार ये अभी अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ये वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। दिस इज़ द टॉप थिंग जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन में आती है, और इससे सब कोई परेशान है, ठीक है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा चार्ट लेफ़्ट साइड पे आपके सामने है, और यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर एक लिखा हुआ है डू, एक लिखा हुआ है शेड्यूल, एक लिखा हुआ है डेलीगेट, और एक लिखा हुआ है डिलीट। डिलीट यानी आप उसको टास्क को नहीं करेंगे। डू का मतलब है फौरी तौर पे करेंगे। शेड्यूल का मतलब है आप उसको प्लान कर लेंगे कि मुझे ये कब करना है। और डेलीगेट का मतलब है आप ये किसी और के हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है।
डू का मतलब है कि फौरी तौर पे कर लेंगे आपने ही करना है, किसी और को नहीं देना। यू हैव टू डू दिस टास्क एज सून एज पॉसिबल। शेड्यूल का मतलब ये है कि आप ही करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो शेड्यूल कर लें कि मुझे सुबह करना है, 8 बजे उठना है, ये काम करना है, मुझे 2 घंटे बाद ये काम करना है। डेलीगेट का मतलब है कि ये काम आप नहीं करेंगे, आप किसी को दे देंगे कि यार ये जाके ये काम कर दो। और डिलीट का मतलब है कि आप ना करेंगे ना किसी को देंगे, वो काम बेकार है। अब उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? इस क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 4 खाने हैं और ऊपर ये 4 हेडिंग्स लेफ़्ट पे और ऊपर बनी हुई हैं। ये लिखा हुआ है अर्जेंट, ये लिखा हुआ है नॉट अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब है फौरी काम करने वाला, नॉट अर्जेंट का मतलब है कि फौरी ना भी किया तो चल जाएगा। यहाँ पे आता है इम्पॉर्टेंट, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, और यहाँ आता है कि नॉन इम्पॉर्टेंट, कि इतना ज़्यादा ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इस क्वाड्रेंट को हम इस तरह से लेके चलेंगे कि अर्जेंट इम्पॉर्टेंट डू में आएगा। कोई काम अगर इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है तो वो डू में आएगा। किसी ने आपसे पानी मांगा, बहुत सख्त प्यास लग रही थी, इम्पॉर्टेंट काम है और अर्जेंट है, आपको फौरी देना है, आप उसको शेड्यूल तो करेंगे नहीं कि नहीं मैं तुम्हें 2 घंटे बाद पानी दूंगा, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अब आप इसमें अपना कोई केस डाल सकते हैं, आप ऑफिस का कोई केस आपका है, ठीक है, क्लाइंट से रेलेवेंट है, बॉस से रेलेवेंट है, कुलीग से रेलेवेंट है, घर से रेलेवेंट है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे चोट लग गई, इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, सब छोड़ के आप उसी वक्त करेंगे उसको, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, किसी और को डेलीगेट नहीं करेंगे या आप उसको शेड्यूल नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, ठीक है। एक क्लाइंट ने कॉल की और आपको ठीक ठाक सुना दी, और आपको पता है कि अगर ये बात जो है मैनेजर तक पहुंच गई तो मेरी सैलरी पे बात आ जाएगी या मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरी रेपुटेशन। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट सब छोड़ के उस क्लाइंट को हैंडल करना है आपने, दिस इज़ डू, ठीक है। एक आ जाता है नॉट अर्जेंट। नॉट अर्जेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट तो है, सॉरी शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब है इम्पॉर्टेंट तो है, मतलब ये काम करना तो हमें है लेकिन इस वक्त अर्जेंट नहीं है। ये हमारा सेकंड लेवल आता है। इम्पॉर्टेंट अर्जेंट उसी वक्त करना है, अगर इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो हम इसको रुक के कर सकते हैं, इसको शेड्यूल कर सकते हैं। एक क्लाइंट ने आपको कॉल करके कहा कि यार मेरे जो ईमेल में ना ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप काइंडली इसको ठीक कर दें, कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ईमेल करनी है, कल करनी है। अगर जो वो कहता है कि अभी के अभी करो तो फिर वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट बन जाता, लेकिन वो कहता है यार कल तक इसको, कल मुझे करना है, आप इसको ज़रा देख लें, तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको शेड्यूल कर लिया कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइंट का काम रुक जाएगा, अर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कल काम करना है, तो आपने शेड्यूल कर दिया कि मैं 2 घंटे के बाद इस काम को करूँगी, ठीक है। तो ये शेड्यूल में आ गया। इसी तरीके से आ जाता है डेलीगेट। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो आप वो काम किसी को डेलीगेट कर देंगे, किसी को दे देंगे, ठीक हो गया। अब उसकी कोई एग्जांपल आप लोगों के जहन में आ रही है तो बताइएगा, अभी आप सोच लें, फ़ौरन मत बताइएगा। चौथा जो आ जाता है वो हमारे पास आता है डिलीट। अगर कोई काम ना तो वो इम्पॉर्टेंट है ना वो अर्जेंट है, तो सीधा सीधा आपने डिलीट, अपने दिमाग से बटन दबा के डिलीट कर देना है, वो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है, ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, वो आपने नहीं करना, बात ख़त्म हो गई। तो डू मैंने बता दिया, शेड्यूल मैंने बता दिया, डिलीट का मतलब सीधा डिलीट है। डेलीगेट का मुझे एक एग्जांपल आप लोगों से चाहिए। सर मैं बताऊं, लेट सपोज जी, एक एक करके सर लेट सपोज आप ऑलरेडी कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं और उसी के साथ आज लास्ट डेट है बिल की, तो ये आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं कि भाई आप मेरा बिल भर दो, क्योंकि दोनों काम अर्जेंट पे भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन वो नॉट इम्पोर्टेंट इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप ही करें उनका, वेरी गुड, इसको डेलीगेट किया जा सकता है। वेरी गुड, गुड एग्जांपल। जी फरहा, मिस फरहा आप कुछ कहें। सर जैसे मेरे केस में कभी कभार होते हैं कि मैं कहीं बिजी हूँ सुबह के वक्त और फिर मुझे बच्चों को नाश्ता भी करवाना है, गेस्ट के भी जाने का टाइम है, तो ये मैं अपनी मदर के हैंड ओवर कर दें कि मम्मा प्लीज़ नाश्ता थोड़ा सा वो कर दें, मैं भी ये वाला काम कर लेती हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट तो मतलब अर्जेंट तो है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका खुद का बनाना ज़रूरी नहीं है ना, जी, लेकिन नाश्ता अर्जेंट इम्पोर्टेंट है इसलिए, बच्चों के लिए, लेकिन एक उस सेंस में मैं कह रही हूँ कि ये मैं डेलीगेट कर सकती हूँ, किसी और को दे सकती हूँ। देखें उसको समझे ना, अर्जेंट इसलिए क्योंकि वो खाना तो है ना,
लेकिन नॉट जी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपका ही बनाना ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी बना सकता है, लेकिन अर्जेंट भी है। अर्जेंट इसलिए कि गैस चली जाएगी तो फ़ोन करना है, टाइम पे ही करना है। एग्जैक्टली अर्जेंट तो है वेरी लेकिन गुड। अच्छा, अब यहाँ पे केस स्टडीज़ हैं। अच्छा, जिन्होंने हैंड रेस किया, मैं अभी आप लोगों से भी बात करूँगा। केस स्टडीज़ जो है इसमें मैनेज करना है आपने। मैनेजर को रिसीव होती है एक क्लाइंट की कंप्लेन पहली, दूसरा आ जाता है सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, और तीसरा आ जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और चौथा आ जाता है अननेसेसरी मीटिंग्स। अच्छा, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। सर ले लिया, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जी, किस हिसाब से है? किसी प्रोजेक्ट की इससे बहुत कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है, अपने बिजनेस को बेहतर कैसे बनाना है, उसकी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। क्लाइंट की एक कंप्लेन आ गई तो अंडरस्टूड है, क्लाइंट ने कॉल करके कंप्लेन कर दी, अब आप उसको कहाँ रखेंगे? सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है, आपके हाथ में मोबाइल है, ये आप कहाँ रखेंगे? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लानिंग आपने करनी है, वो आप कहाँ रखेंगे? और चौथे नंबर पे अननेसेसरी मीटिंग्स हैं। कुछ मीटिंग्स आ गई हैं लेकिन अननेसेसरी है, लेकिन मीटिंग्स तो है ना। तो ये 4 चीज़ें आप इन 4 क्वाड्रेंट में कहाँ रखेंगे? अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक छोटी सी एक्टिविटी, इज़ नॉट एन असाइनमेंट, एक छोटी सी एक्टिविटी जैसे हमने पहले की थी, और इसको आप बना लीजिएगा। बना के आप क्या कीजिएगा, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में शेयर करके फिर आप लोग आपस में इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि तुमने ये यहाँ क्यों रखा, मैंने ये यहाँ इसलिए रखा, कॉन्सेप्ट ये था, वजह ये थी, एंड ऑल दैट। इससे आपका जो एक लर्निंग प्रोसेस या आपस में कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ेगी, और आप एक दूसरे को जो है वो थोड़ा सा हेल्प आउट भी करेंगे, और उससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बाकी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो मैं भी उसको देख लूँगा, समझ जाऊँगा कि किसके समझ में कितना आया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप इसको डेली बेसिस पे बना सकते हैं अपने डेली टास्क को बेहतर करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब शेड्यूल बनता है सीधा सीधा। ठीक है, अब जब हम शेड्यूल पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आज से 8-10 साल 20 साल पहले की बात है। शुरू में जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे पास ईमेल्स बहुत आती थी, और ईमेल्स में चूँकि क्लाइंट की ईमेल्स होती थी, प्रोजेक्ट मिल गया नहीं मिला, कितने की बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट, तो मैं बड़ा क्यूरियस रहता था, और उस क्यूरियोसिटी में मेरा वक्त बहुत ज़ाया होता था। हर 2 मिनट के बाद मोबाइल खोला, ईमेल देखी, हर 2 मिनट के बाद मोबाइल खोला, ईमेल देखी। सो व्हाट आई डिड कि मैंने क्या किया, मैंने एक 90 मिनट फोकस स्पिरिट अपना रखा, और मैंने ये किया कि मैं सुबह के वक्त नाश्ता करने के बाद 9 से लेकर 10 बजे के करीब सिर्फ ईमेल्स चेक करूँगा 1 घंटे, दैट्स इट। और एक 90 मिनट का सेशन या 30 मिनट्स वॉट एवर जो भी है, वो मैंने स्प्लिट रखा शाम का तकरीबन 4 बजे से 5 बजे के करीब। तो पिछले दिन के 5 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह तक जो ईमेल्स थी वो मैं मॉर्निंग का जो 1 घंटा था या 90 मिनट्स था उसमें चेक करता था, और उसके बाद अपनी ईमेल्स बंद कर देता था, दोबारा कभी नहीं खोलता था। उसके बाद जो सुबह की ईमेल्स से लेकर शाम 4 बजे तक की ईमेल्स आती थी वो मैं 4 से 5 बजे चेक करता था। तो इस तरह से हम अपने स्केड्यूल को बनाते हैं कि हम हर काम को एक फ़िक्स टाइम पे करते हैं और उसको रिपीट नहीं करते। उससे क्या होता है, हम अपना बाकी वक्त जो है वो बचा लेते हैं। और जब वो काम मैं कर रहा होता था तो अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ़ रखता था, और क्या कहते हैं, जो भी छोटे मोटे टास्क थे वो ऑफ़ रखता था, और उसके अलावा एक टाइमर भी सेट कर लेता था अपने मोबाइल पे कि इस इतने बजे इतने मिनट में मैंने ये सारे काम करने हैं। टाइमर से क्या होता है कि जब वो मेरे सामने चल रहा होता था, मुझे पता होता था कि इतना वक्त रह गया, इतना वक्त रह गया, तो वो मुझे हेल्प करता था कि मैं जल्दी अपने काम को जो है वो कर सकूं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आती है, ये एक खातून है डॉक्टर ब्लूमा। इन्होंने 1927 में एक रिसर्च की थी, और उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से काम करता है कि जो काम हो जाते हैं वो उसको याद नहीं रखता या उसको सेलिब्रेट नहीं करता, और जो काम रह जाते हैं वो हमारे दिमाग में बार बार पिन करते रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्तारी का टाइम हो गया, आधा घंटा बचा है, शरबत बन गया लेकिन पकोड़े रह गए, समोसे रह गए, फलां रह गया, हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि 2-3 चीज़ें कर भी तो ली हैं। तो जब हमारे जहन में बार बार यही चीज़ आती रहेगी कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उससे क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेस में जाते हैं, और जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा फोकस भी ख़राब होता है, हम मल्टीटास्किंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारा जो पूरी सिचुएशन है
वो काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, और हम उस काम को सही से कर नहीं पाते, हम सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी तरह ऑफिस का है, ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने किसी टास्क पे काम कर रहे होते हैं और हम उसको डिवाइड करते हैं 8-10 चीज़ों में, उसमें से 2 चीज़ें कर लेते हैं, बाकी रह जाती है और स्ट्रेस हमें यही रहता है कि ये नहीं हुआ, ये रह गया। तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, और उसको बैलेंस हम कैसे करते हैं, हम एक शीट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गोल सेटिंग, कि हमने क्या काम करने हैं, टास्क कैसे डिफ़ाइन करने हैं और हमने आगे के क्या गोल्स डिफ़ाइन करने हैं कि हमने ये टास्क करने हैं और इन टास्क से हमें ये गोल्स जो हैं वो अचीव होंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, जो काम कर लिए वो भी लिख लें, जो काम रह गए हैं वो भी लिख लें। जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 हो गए, 6 रह गए, फिर आप उसमें से 2 कर लें तो आपको दिखेगा कि 6 हो गए, 4 रह गए। उससे आपका जो जहन है वो खाली हो जाएगा, आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ आई एम प्रोग्रेसिंग, कि मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, कि मैंने इतने काम तो कर लिए हैं। दूसरा एक फ़ायदा ये होगा कि आपको वो काम जो करने रह गए हैं अपने जहन में याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो काम कर रहे होंगे सिर्फ उसी पे फोकस रहेगा, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। आपके जहन में ये होगा कि मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें लिखा हुआ है, जब ये हो जाएगा तो फिर मैं उस लिस्ट को देखूँगी और उसमें से देख लूँगी कि मुझे अगला टास्क क्या करना है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं जब आपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट फोकस फ्रेमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला, इस मंत्रा को आप याद कर लें। फोकस का मतलब है सबसे पहला फाइंड प्रायोरिटीज़। आप किसी भी काम को फोकसली करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करें कि ये काम मेरी प्रायोरिटी है, इसको सबसे पहले करना है। क्यों करना है वो आपकी वजह होगी। दूसरे में आ जाता है ऑर्गेनाइज द शेड्यूल, जो अभी पहले मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज़ करें शेड्यूल को, कब करना है, कैसे करना है, अपना प्रोडक्टिव टाइम निकालना है और उस टाइम पे बैठ के उसको करना है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कट सारी डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल ऑफ, सब कुछ ऑफ, ठीक है। चौथे पे आ जाता है यू का मतलब है यूज़ डीप वर्क। डीप वर्क बेसिकली फोकस का बहुत ही डीप टर्म है, उसको कहते हैं। और लास्ट आ जाता है सिस्टमैटिकली रिव्यू। सिस्टमैटिकली रिव्यू का मतलब है आप सिस्टम के तहत इन तमाम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक टर्म होती है, एक इंसान को कहते हैं लौबाली सा इंसान है, उठ गया, बैठ गया, ये खा लिया, वो खा लिया, यहाँ पी लिया, उससे बात कर ली, वो सिस्टमैटिक नहीं होता। कुछ भी कर लिया, कभी भी कर लिया। सिस्टमैटिक का मतलब है एक प्रॉपर वे में सारे काम करना। सिस्टमैटिक की सबसे बेहतरीन एग्जांपल, आप सुबह उठते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, फेस वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं, एक सिस्टमैटिक है ना, तो प्रॉपर तरीका है। फिर आप बाहर आते हैं, आप एक गिलास पानी पीते हैं, जब तक आप हाइड्रेट हो जाते हैं उस दौरान आप क्या करते हैं, बेडशीट सही करते हैं, फिर आप जाते हैं नाश्ता बनाते हैं। अब एक शख्स है वो उठ गया, उठ के उसने पानी पी लिया, पानी पी के वो किचन में नाश्ता बनाने चला गया, वहाँ से आके फिर उसने ब्रश किया, ये सिस्टमैटिक नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक। एक चीज़ प्रॉपर सिस्टमैटिकली एक रिदम से चल रही है, उसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। सो दिस इज़ इट। और इसके रेलेवेंट एक असाइनमेंट है, वो आपको ग्रुप में ही मिलेगा और बहुत मुश्किल नहीं है। उसकी एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगी समझाने के लिए और उसका एक डॉक्यूमेंट आपको आ जाएगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ। और हमारे पास इस वक्त सिर्फ 2 मिनट है। एंड अगेन मैंने आपको बताया कि हम उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने आया हुआ है, टाइम अवेलेबिलिटी, और उसके बाद हम आ जाते हैं एफर्ट्स और टाइम्स। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ डिस्कस करना है तो बताइए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। सर और 1 मिनट जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि ना अब जैसे बच्चों के साथ मर्दों का तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम औरतों का क्या करें, बच्चे भी बार बार डिस्ट्रैक्ट करें। अब मेरा ये वेंसडे का रूटीन बहुत टफ होता है। मॉर्निंग में मेरी क्लास 12 से 1 में एक ऑनलाइन क्लास होती है, फिर 3 से 6 महीना मदरसा होता है, वहाँ पे मेरी अभी उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें आपको बताई हैं ना, इसको सामने रख के आप प्रैक्टिस कर लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन सर बच्चे साथ साथ में बीच में है, तो इस चीज़ को क्या फोकस आप कहें ना अनइंटरप्टेड ये चीज़ आपने करनी है, तो वो तो नहीं हो सकता ना। हमारे टाइम को मैनेज करना होगा। आपके बच्चे सोते कब हैं, उस टाइम पे काम नहीं करें। सोते ना, आपके नहीं बच्चे सोते स्कूल जाते सुबह हैं, 5 बजे के उठे होते। यू हैव टू अभी मेक तो देयर छुट्टियां हैं ना। रूटीन, यू हैव टू मेक देयर रूटीन। पहले उनका रूटीन बनाएं, फिर अपना रूटीन बनेगा। सर सुबह उठते हैं, फिर दोपहर में हम वहाँ पे अपना टीन कैंप में चले जाते हैं, बच्चों को लेके जाती हूँ साथ में। उसके बाद शाम में आती हूँ। आज रात से 8 से 10 या 8 से 9 आपकी क्लास होती है। मैं आपकी बात समझ गया। आप इसके ऊपर वर्क करें, इसके ऊपर वर्क करें, फिर इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी।